सबसे पहले अगर हम ये देखें कि भाई मेरे सामने एक्सरे आया या मेरे सामने एमआरआई आई या मेरे सामने रोगी आया और रोगी ने ये कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो लिम्पिंग हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, रात्रि में जो है दर्द जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और ये सब देखकर हमें एक निश्चित ये करनी होती है कि भाई ये कहाँ का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है वह अस्थि का है और अस्थि जो है आपको इस चित्र में दिखाई दे रही होगी कि ये नॉर्मल फीमर है और ये जो हेड है उसका कर्वेचर आपको बिल्कुल ठीक ठाक और सही अवस्था में दिखाई दे रहा है। और एवेस्कुलर नॉक्रोसिस या जिसको हम ऑस्टियोनॉक्रोसिस कहते हैं उसमें आप ये देख रहे हैं कि कर्वेचर जो है वह डिमिनिश्ड हो गया है, खत्म हो गया है। अस्थि जो है वह अस्थि का जो फीमर का जो सिर है या जो फीमोरल हेड है वह जो है वो भंगुरता की स्थिति पर पहुंच गया है। ठीक है ना। तो यानी कि ये जो दूष्य है वह अस्थि है। और अब हमको क्या करना है कि ये देखना है कि दोषानुबंध की स्थिति क्या होगी, धात्वान अनुबंध की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार से संप्राप्ति होगी और क्या निदान रहेगा। तो हमको ये पता है कि वात जो है वह दोष है और दोष तीन होते हैं, वात पित्त और कफ, है ना। तो ये जो वात है इसको अस्थि का प्रीकर्सर माना जाता है। तीन दोष में से और 7 धातु इनमें से वात जो है वो अस्थि का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर से मतलब क्या है कि वात जो है उसका अस्थि से रिलेशन है और वात और अस्थि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अस्थि गमन के लिए उत्तरदायी है, अस्थि धारण के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि वात दोष है। अब यह इस वात में वात के 7 गुण तत्र रूक्षो लघु शीतः सूक्ष्म चलो अथ विशद खरः, ये वात के 7 गुण हैं और उनमें से वात के 4 गुण रूक्ष, लघु, खर और सूक्ष्म, इन 4 गुणों का सेवन जब रोगी करता है तो क्या हो जाता है, वात की वृद्धि हो जाती है। वात की वृद्धि होने से अस्थि का क्षय हो जाता है। वात की वृद्धि होने से अस्थि का क्षय हो जाता है। वात के 4 गुण रूक्ष अन्न का सेवन कर रहे हैं, लघु अन्न का सेवन कर रहे हैं, खर और सूक्ष्म अन्न का सेवन या आहार और विहार हम कर रहे हैं, जिससे वात प्रकोपित होकर अस्थि क्षय को उत्पन्न करती है। यानी कि वात और अस्थि का रेसिप्रोकल रिलेशन है। यानी कि वात अगर बढ़ेगी तो अस्थि जो है वह क्षय होगी और यदि अस्थि वृद्ध होगी इसका मतलब यह है कि वात का क्षय हो रहा है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि अस्थि विकृति होती है और विकृति 2 प्रकार की होती है, या तो वृद्धि होती है या क्षय होता है। यहाँ पर अस्थि का क्षय हो रहा है, ये बात हमें समझ लेनी है।
अब वात प्रकोपक कारणों से अस्थि वात प्रकोपक कारणों के सेवन से अस्थि क्षय हुई। और अब जो दूसरा दोष है पित्त। अब सवाल ये उठता है कि पित्त का रिलेशन क्या है। तो मैंने जैसे बताया था कि 3 दोषों में से वात अस्थि का प्रिकर्सर है और पित्त जो है वह रक्त का प्रीकर्सर है। पित्त किसका प्रीकर्सर है? रक्त का प्रीकर्सर है। तेजो रसानाम सर्वेशां मनुजानाम यदि उच्यते पित्त ऊष्मणः सारागेन रक्त तत्वम उच्यते, यानी कि पित्त से रक्त की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर इस अवस्था में एवेस्कुलर नेक्रोसिस की अवस्था में क्या हो रहा है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि ये जो ब्लड सप्लाई आप देख रहे हैं, यह ब्लड सप्लाई जो है वह डिमिनिश हो गई है ना। और इस डिमिनिश ब्लड सप्लाई की वजह से भी क्या होने लग जाता है कि यह पार्ट जो है वो नेक्रोज्ड होने लग जाता है। यानी कि पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण का सेवन करने से पित्त जो है वह क्या करता है कि इस अवस्था को उष्ण और तीक्ष्ण गुणों की वजह से क्या होता है कि अब देखिए एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। यहां पर एक बात थोड़ा सा और समझ लेना कि यहां पर अल्टीमेटली क्या होगा, पित्त का क्षय होगा। और पित्त का क्षय होने से रक्त जो है उसका उसका जो पहुंचना है या उस स्थान पर रक्त की जो है वह कमी हो जाती है। उष्ण और तीक्ष्ण गुण से पित्त का प्रकोप तो होता है, परंतु उससे रक्त भंगुरता बढ़ जाती है, यानी कि रक्त क्षय हो जाता है। और यह रक्त क्षय जो है वो एवेस्कुलरिटी का कारण बनता है। यहां तक बात क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है। अब उसके पश्चात जो कफ है वह 7 धातुओं में से 5 धातुओं का प्रिकर्सर है। रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र। अब कफ जो है वह क्या है? वह संरचनात्मक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। और इन 5 धातुओं में से केवल मेद को मैंने रेड किया हुआ है, यानी कि यह जो मेद है वह एवेस्कुलर नेक्रोसिस में अपना पार्ट अदा करेगी। यानी कि अब ये जो पार्ट है जब जो कफ है वह मेद का प्रीकर्सर है। और यह मेद जो है वो क्या करता है, वह मेद जो है कि यदि आपने फैट डिपोजिटिक आहार जो है वो अत्यधिक सेवन किया या उनको कंजम्प्ट किया, तो वह क्या करता है, वह स्थूलता का कारण बन जाता है। और आप देखेंगे कि जितने भी मेदस्वी लोग हैं तो अक्सर मेदस्वी लोगों में भी एवीएन पाया जाता है। और यह मेद जो है वो क्या करता है, स्त्रोतोरोध कर देता है। और स्त्रोतोरोध के कारण जो ब्लड है वो अस्थि व स्त्रोतस तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ए नेक्रोसिस जो है, ओ सॉरी, नेक्रोसिस जो है वह होती है। इतनी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो संप्राप्ति बनेगी उसको थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। वात, पित्त और कफ। तो एक बार मैं आपको दोष अनुबंध की स्थिति बता दूं, उसके बाद संप्राप्ति कैसे बनेगी वो देखेंगे। कि वात की वजह से धातु क्षयजन संप्राप्ति बनेगी। क्यों?
क्योंकि वात प्रकोपित होकर अस्थि सुषुप्तता या ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस उत्पन्न करता है। और कफ की वजह से अवरोध जन्य संप्राप्ति की उपस्थिति होगी। यानी कि दो प्रकार से अप्रोच हो रही है। या तो क्योंकि अगर रोगी जो है वो क्या कर रहा है, वह रूक्ष, लघु, खर, सूक्ष्म के साथ उष्ण तीक्ष्ण भोजन का सेवन कर रहा है, तो वो धातु क्षयजन्य संप्राप्ति को उत्पन्न करता है। परंतु कफ के कारण जो फैट डिपॉजिटिंग आहार यानी कि गुरु, शीत, मृदु स्निग्ध आहार का सेवन यदि करता है रोगी, तो उसके फलस्वरूप जो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रही है वह अवरोधजन्य संप्राप्ति को बनाती है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। सबको समझ में आ रही है? जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है। यानी कि हमने एक तो ये देख लिया कि भाई वात, अस्थि, पित्त, रक्त और कफ किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं। यानी कि अगर हम समअप करें तो समअप क्या हो जाता है कि वात, कफ वृद्धि और पित्त क्षय, यह दोषानुबंध है। वात, कफ वृद्धि, पित्त क्षय। अब इनमें से क्या होगा कि वात वृद्ध पित्त क्षय, कफ वृद्ध पित्त क्षय, वात, कफ वृद्ध पित्त क्षय, इन तीनों स्थितियों को हमने देखना होगा। उसके पश्चात जो दोषानुबंध देख लिया हमने, दोषानुबंध के बाद हम धात्वानुबंध देखते हैं। तो अस्थि मैंने पहले ही कहा था कि भाई अधिष्ठान है, वो दिखाई दे रहा है। रक्त यहां पर पहुंच नहीं रहा है और मेदस्वी व्यक्ति को एवियन हो रहा है स्त्रोतोरोध के कारण। और अस्थि के अंदर बोन मैरो है, तो यानी कि जिसे हम मज्जा धातु कहते हैं। तो जब ऑस्टियोनेक्रोसिस होती है तो उस नेक्रोसिस की स्थिति में जब अस्थि क्षय होता है तो मज्जा क्षय जो है वह स्वतः हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। जी सर। जी सर। तो अब हमें क्या समझ में आया कि भाई संप्राप्ति, जब हम एवास्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट आएगा हमारे पास, तो कंडीशन ये तो तय बात है कि अस्थि भंगुर होगी। अब अस्थि भंगुरता के लिए शयात्मक स्थिति में रोगी से हमको पूछना पड़ेगा कि भाई निदान क्या खाते हो। तो एक तो दर्शन परीक्षा जब हम यदि करेंगे तो अगर मेदस्वी है तो वो अवरोधात्मक संप्राप्ति है, और यदि रोगी रूक्ष, कृश, लीन एंड थीन है तो वह क्षयजनात्मक धातु क्षयजन्य संप्राप्ति है। यह इस बात को इंगित करेगा। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ जी सर। है ना जी सर। परीक्षा करी, दर्शन देख से लगा कि यार ये रोगी तो बड़ा ही मेदस्वी है। तो मेदस्वी यदि व्यक्ति है तो उसका मतलब ये है कि जो कफ की प्रीकर्सर धातु मेद है, उस मेद के अधिक सेवन से स्त्रोतोरोध हुआ और स्त्रोतोरोध के फलस्वरूप वो ब्लड जो है वो कम पहुंचा। वात के कारण क्या हुआ कि धातु क्षयजन्य की स्थिति उत्पन्न हुई। तो जब धातु क्षय हुई तो रक्त जो है वो स्वतः जो है वो कम आने लग गया। तो इस प्रकार से अस्थि, मज्जा, रक्त, मेद, वात वृत्त, कफ वृत्त, पित्त क्षय, अस्थि क्षय, मज्जा क्षय, रक्त क्षय, मेद वृद्ध, है ना। धातु स्थिति क्या है? अस्थि क्षय, मज्जा क्षय, रक्त क्षय और मेद वृद्ध। यहां तक पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जी सर, बिल्कुल। सबको? चलूं मैं आगे? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है सर। सर आपने कहा कि उष्ण और तीक्ष्ण से पित्त दोष का क्षय होगा। उष्ण आहार से नहीं, पित्त का प्रकोप होगा, रक्त का क्षय होगा। का होगा ना? हाँ। क्योंकि पित्त वृद्ध होकर क्या करेगा कि पित्त तो वृद्ध हो गया,
लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इमेच्योर आरबीसी का निर्माण अत्यधिक मात्रा में कर रहा है, यानी कि रक्त का क्षय हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? हेलो? यस सर, क्लियर हो गया। मतलब पित्त आरबीसी बनाएगा जिससे रक्त का होगा। ठीक। अब देखिए क्या है कि गुरु मधुर का सेवन करने से क्या होगा कि अब ये जो इमेच्योर आरबीसी, एक वर्ड यूज किया गया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने पूछा तो मैंने आपको बताया, यानी कि ये जो ब्लड वेसल आप देख रहे हैं ना, यहां पर एक तो ये हो सकता है कि रक्त क्षय हो जाए, और नंबर 2 स्थिति ये भी हो सकती है कि रक्तगत आम हो जाए। रक्तगत आम की अवस्था में ईएसआर जो है वो आपको इंक्रीज्ड मिलेगा, और जब आम जो है वो बढ़ जाएगा तो वो अवरोधक संप्राप्ति को उत्पन्न करता है, स्त्रोतोरोध करता है। ये बात क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। अब उसके बाद कि ऐसी कौन सी व्याधियां हैं, क्योंकि क्या होगा कि ये जो नेक्रोसिस हो रही है, आपने आहार का सेवन किया, अब क्या होगा जब ये, क्योंकि हमने कहा ना कि वात और कफवृत्त हो गया, पित्तक्षय हो गया, लेकिन दोष दूष समूर्छना होने के लिए जरूरी है कि प्रकोपित दोष जो है वह स्थान संशय करे, और वह स्थान संशय कहां करेगा, जब ख स्थान होगा। तो ऐसे लोग जिनको आम वात है, जिनको वात व्याधि है, जिनको वात रक्त है, जिनको पांडु है, जिनको स्थौल्य है, या जिनको अस्थि मज्जागत वात की स्थिति है, उन रोगियों को या उन लोगों को एवियन होने की संभावना अधिक रहती है। इट मीन्स द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम गाउट, जॉन्डिस और एनीमिया, ओबेसिटी और अस्थि मज्जागत वात, they are prone for avian और avascular necrosis। ये बात आपको समझ में आ रही है? जी सर। क्लियर है? बिल्कुल। देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि पांडु में रक्तक्षय, स्थौल्य में मेद वृद्धि, अस्थि मज्जागत वात यानी कि वात प्रकोपक कारणों के सेवन से अस्थि और मज्जा दोनों ही जो है वो प्रकोपित हुई, तो अलग अलग संप्राप्ति से आपको उसको कैच करना पड़ेगा। तो व्याधियों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए मैंने बता दिया। तो हमने क्या देखा कि दोषानुबंध देख लिया, धात्व अनुबंध देख लिया, व्याधि अनुबंध देख लिया, और संप्राप्ति किस प्रकार से अप्रोच कर रही है ये देख लिया। यानी कि आम की स्थिति उत्पन्न होती है, देयर इज आम in the formation of avascular necrosis. Number 2, there is strotorodh, and third one is sthan sanshaya at the site of khavagunya. Am, strotorodh, sthan sanshaya at the site of